नमस्कार दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन बिहार। आज आपके इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। दर्शकों, आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट अर्पिता। दर्शकों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है तो हम उस पर खुलकर बात करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका उपचार करवाते हैं। लेकिन जब भी हमें कोई मानसिक स्वास्थ्य की समस्या होती है तो अक्सर हम उसे समझ नहीं पाते, उस पर चर्चा नहीं करते और उसका उपचार नहीं करवाते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे, क्योंकि आज का हमारा कार्यक्रम फ़ोन इन कार्यक्रम है। आपके इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार, मनोचिकित्सक हैं, और डॉक्टर विनीता त्रिपाठी हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। दर्शकों, सबसे पहले आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए और इस पर हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 180034567171। इस नंबर पर आप फ़ोन कीजिए। आपकी टीवी के स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहा है, आप नोट कीजिए और हमें फ़ोन कीजिए। तो सबसे पहले डॉक्टर राकेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति को मानसिक जो स्वास्थ्य है उसकी समस्याएं उत्पन्न होने लगी है। तो वो लक्षण क्या क्या हैं जिससे हम उसकी पहचान कर पाएंगे? देखिए, ये मानसिक बीमारी भी वही बीमारी है जैसे आम बीमारियां होती हैं। इसमें भी कोई भी आदमी का नॉर्मल डे टू डे रूटीन हैम्पर करने लगे या डिस्टर्ब होने लगे, या आदमी के स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन आने लगे, या आदमी के सोच में कुछ व्यवहारिकता में कुछ चेंज आने लगे, तो हम लोग ये समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी तनाव से या किसी तरह के मानसिक बीमारी से है। ये अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग लक्षण होते हैं जी। जैसे बच्चों में अचानक बच्चे पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं, उनका पढ़ाई कुछ दिनों से डिस्टर्ब चल रहा है। अब एक दो दिन को नहीं, लेकिन हम लोग मानेंगे कि 1 महीना 2 महीना, एक सेमेस्टर उसका या 6 महीना से ख़राब चल रहा है जी। बच्चा पढ़ाई में पिछड़ रहा है। तो एक तो कारण ये हुआ, गार्जियन को जानना चाहिए कि आखिर इस बच्चे के पीछे में क्या है या इस तरह से क्या व्यवहार कर रहा है। दूसरा होता है कि यंगस्टर में या एडोलेसेंट एज में कि बच्चे गलत संगति में पड़ गए, किसी नशा का शिकार हो गए, या पढ़ाई का बोझ ज़्यादा हो गया है। जी जी। एग्ज़ाम के समय में वो स्ट्रेस नहीं झेल पा रहे हैं, उसके चलते उसकी नींद नहीं आ रही है, घबराहट बेचैनी होने लगी। एडल्ट ग्रुप में अगर आप देखिएगा तो उसमें भी अलग अलग तरह के होते हैं। किसी के मूड का दिक्कत होता है, मन उदास रहने लगना, किसी काम में मन नहीं लगने लगना, चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ जाना, या एक जिसको सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, उसमें बेवजह लोगों पर शक करने लगना, उसको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देना, लोगों से कट करके रहना, तो या बहुत ज़्यादा बोलने लगना जिसको मैनिक फीचर है, बड़ी बड़ी बातें करने लगना। ये सब बीमारियां जो होती हैं वो किसी एज में हो सकती हैं। तीसरा होता है, एक एज वाइज में जाएगा तो एडल्ट माने एडल्ट या एजेड ग्रुप में, एल्डरली ग्रुप में, कि उसमें भूलने की बीमारी होना। ठीक है, तो ये सब मेन कारण हैं जिससे कि घर वाले भी परेशान रहते हैं और पर्सन खुद भी परेशान रहता है। मतलब ये तमाम लक्षणों को देखकर हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति जो है मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, या फिर जो अडल्ट लोग हों, उनमें ये तमाम लक्षण नज़र आने लगेंगे धीरे धीरे वक्त के साथ। तो इससे पहचान है कि ये कहीं ना कहीं बीमार हो रहे हैं मानसिक रूप से। जी। अगला सवाल मेरा विनीता जी आपसे है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि लक्षण नज़र आने के बाद हम ये जानना चाहेंगे कि कारण क्या क्या है, क्योंकि जैसा कि हमें डॉक्टर साहब ने बताया है कि लक्षण कारण ये है, लेकिन कारण क्या क्या है ये बताइए। देखिए, जैसे ही जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि इस तरह के लक्षण आ सकते हैं कि विनीता जी, मैं माफ़ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूँगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन पर। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सवाल पूछिए। मैं अभी फिलहाल दिल्ली से बात कर रहा हूँ। अभी मैं 1 महीना पहले आया हूँ मैडम। मेरा मिसेज का फोन वगैरह करते हैं तो बोलती है कि अभी तो आप गाँव में है, झूठे को बोलते हैं जो बाहर है। जी। और इलाज तो चल रहा है मैडम उसका, समस्तीपुर से चल रहा है, डॉक्टर बख्शी के लड़के से। एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहराइए।
सवाल ये है मेरा, मैं करता हूँ ना अपना पत्नी के पास, तो बोलती है कि आप गाँव में है, झूठे को बोलते हैं कि बाहर चले गए हैं। अच्छा, जी, आप घर ही पर रहते हैं या गांव में रहते हैं? तो आपकी पत्नी को लगता है कि आप बाहर चले गए हैं। नहीं, गांव में रहते हैं तो ठीक है, हम बाहर आ गए हैं तो फोन करते हैं तो बोलती है कि घर पे ही हैं आप, लेकिन दवा चल रहा है सर उसका। अच्छा, ठीक है, दवा चल रहा है, कोई भी डॉक्टर साहब से दिखला रहे हैं, तो अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर से उनसे जा कर के मिलिए। कभी कभी दवा का असर आने में कुछ समय लगता है, या डायग्नोसिस थोड़ा सा डिफ़र कर जाता है, या दवा का इफ़ेक्ट कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, उस पर निर्भर करता है कि डॉक्टर साहब ने शुरुआत में क्या दवा लिखा। अगर नहीं फ़ायदा है तो एक बार उनसे ज़रूर मिलिएगा, या नहीं संतुष्टि है तो दूसरे डॉक्टर से मिल लीजिए। जी विनीता जी, मैं बात कर रही थी कि लक्षण दिखने के बाद हम जानना चाहेंगे कारण क्या है, ये जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती, तो इसके मूल कारण क्या है? जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जैसे ही बच्चों में या बड़ों में भी, किसी में भी अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो उनके साथ जो भी व्यक्ति रह रहा हो, उनके पेरेंट्स हों, उनका अपना जो भी संबंधी उनके साथ रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबसे पहले अपने वातावरण को चेक करें कि रिसेंटली ऐसा क्या चेंज हुआ है जिस वजह से इस तरह के लक्षण आ सकते हैं। एक एग्जांपल दे सकते हैं हम कि जैसे कोई बच्चा है, वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, लास्ट ईयर तक उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन इधर 2-3 महीने से अगर उसकी पढ़ाई है डिटोरिएट कर रही है, अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बैक में जा कर के चेक करें कि 2-3-4 महीने में ऐसा क्या चेंज आया जिससे कि बच्चे में इस तरह के लक्षण आ रहे हैं। इसी तरह से कोई भी लक्षण आते हैं अगर किसी भी व्यक्ति में, तो जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ रहने वाले लोग हैं, उनको ये देखना चाहिए कि रिसेंटली में सबसे पहले एनवायरनमेंट में ऐसा क्या चेंज आया है। अगर इन्वायरमेंट में चेंज नहीं आया है तो वजह बहुत सारी होती हैं। आनुवंशिक कारण से भी हो सकता है कि उनके पेरेंट्स में इस तरह की लक्षण हो, या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, जो कि मतलब जो बच्चे यंग हो रहे हैं, टीनेजर बच्चे जो होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंज आता है, तो उसकी वजह से भी वो चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लेडीज़ में देखा जाता है कि आफ्टर डिलीवरी कुछ लक्षण देखने में आते हैं, वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से ब्रेन में कुछ सेरोटोनिन, डोपामिन, इन सब का लेवल अगर इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से हो सकते हैं। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी जो भी उनके नियर एंड डियर वंस, अगल बगल उनके पास के लोग हैं, सबसे पहले ये देखने की कोशिश करें कि रिसेंटली ऐसा क्या चेंज हुआ जिस वजह से ऐसा हुआ, और उसके बाद अगर उसमें उनको कोई बहुत चेंज नहीं लग रहा है या चेंज लग रहा है तो उसको वो कितना सेटल डाउन कर सकते हैं उसकी कोशिश करें। अगर उनको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो बिना झिझक, बिना शर्म, बिना हेजिटेशन के कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो लोग हमें किस नज़रों से देखेंगे, या मेरे बच्चे को पागल कहेंगे, या मेरे पति को, मेरी पत्नी को पागल कहेंगे, या इस तरह की बातों को बिना सोचे जितना जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं, उतनी जल्दी आपको इलाज मिलेगा और उतनी जल्दी समस्या का समाधान होगा। और कुछ और भी मिथ्स हैं इसके बारे में कि लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम एक बार डॉक्टर के पास चले गए और दवाइयाँ शुरू हो गई तो फिर ज़िंदगी भर हमको ये दवाइयाँ खानी होंगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए जानना कि दवा शुरू होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ज़िंदगी भर दवा खानी होगी। जी, एक दर्शक हमारे साथ अपने सवाल के साथ जुड़ चुके हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम लालभोग पटेल हुआ, बिहार से, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से। जी, मेरी माता श्री का माइग्रेन का प्रॉब्लम था, बट अभी ये उनको रातों में नींद नहीं आ पाती है। जी बताइए डॉक्टर विनीता, जो इनकी समस्या है, रात को उनके माता पिता को नींद नहीं आती है, तो इसका क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो खराब हो रहा है, और इसका उपचार क्या हो सकता है? देखिए, माइग्रेन एक अलग चीज़ है, वो टीनेजर ग्रुप से मैक्सिमम लोगों को शुरू होता है और करीब करीब 40-50 साल की उम्र तक वो दर्द रहता है। जी। उसका भी अलग अलग कारण है, खाली पेट रहने से, किसी को धूप में ज़्यादा हो जाने से, या रात में जग जाने से, बहुत सारा कारण, किसी को डस्ट से, किसी को
कुछ पेप्सी कोला पीने से भी या कुछ किसी चीज़ से भी वो किस आदमी को किस कारण से होता है वो जानना चाहिए। जी। तो वो तो अलग कारण है कि उसको माइग्रेन है, लॉन्ग क्रोनिक इलनेस है, वो लंबे समय तक उसका इलाज भी चलता है और परहेज भी उसमें बहुत ज़रूरी है। इसके कारण ज़रूरी नहीं है कि दूसरी बीमारी नहीं हो। माइग्रेन तो अलग चीज़ हो गया, लेकिन रात में अगर किसी को नींद नहीं आती है या कुछ घबराहट बेचैनी है, क्यों नहीं आती है ये जानना पड़ेगा, कितने दिन से नहीं आती है, उसके पीछे का क्या कारण हुआ। लेकिन माइग्रेन से इस चीज़ को लेना देना नहीं है। केवल नींद नहीं आना और माइग्रेन साथ में है तो उससे कोई रिलेशन नहीं बनता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शक हैं उनका ये भी पूछना है कि नींद नहीं आती तो कहीं ना कहीं तनाव की वजह से। नींद केवल तनाव की वजह से नहीं आ सकता है, बहुत सारा कारण है जिसमें कि नींद नहीं आती है। किसी को सिंपल इंसोम्निया रहता है कि हाँ भाई रात में आजकल हमको नींद नहीं आ रही है जी। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक जिस आदमी को नींद नहीं आ रही है वो किसी न किसी तनाव की बीमारी से ग्रसित है या उसको डिप्रेशन है, उसको एंजाइटी है, ऐसा नहीं है। आइसोलेशन वो सिम्टम केवल ऐसे भी हो सकता है कि उसको नींद नहीं आती है। जी। तो बेसिकली इनको डॉक्टर्स के पास जाकर पहले इसका कारण जानना होगा कि क्यों नींद नहीं आ रही, फिर उसका पहले जनरल चेकअप करवाना होगा जी, कि बीपी ठीक है, ब्लड शुगर ठीक रहता है और कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आगे जी। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन पर। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम है डॉक्टर प्रोफेसर सुनील कुमार झा, मैं डोरंडा रांची से बोल रहा हूँ। जी। हाँ, मेरा सवाल है जैसे कोई डिप्रेशन का दवा ले रहा है, एटिवान 1 mg या 2 mg ले रहा है या एक्सेल-10 ले रहा है, तो ये कब तक ले सकता है? लाइफ लॉन्ग ले सकता है या 6 महीना या 1 साल या 2 साल ले सकता है? नहीं डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी बात हो रही थी, मैडम ने भी बतलाया कि बीमारी का बहुत सारा कारण है, ठीक है। तो अगर किसी को आनुवांशिक बीमारी है, आनुवांशिक कहने का मतलब कि उनके पेरेंट्स को भी इस तरह का बीमारी है, तो ये हम लोग के कहने का मतलब रहता है कि आपको जो नॉर्मल सेरोटोनिन का लेवल रहता है, जितना नॉर्मल आदमी रिलीज होता है, हो सकता है कि आनुवांशिक कारण से आप में वो रिलीज जितना सेरोटोनिन बनना चाहिए या नॉरएपिनेफ्रिन बनना चाहिए वो लेवल आप में नॉर्मल से कम बन रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि आगे दवा कम करने पर आपकी स्थिति अगले 2 या 3 महीने में कैसी रहती है, ये उस पर निर्भर करता है। अगर आप फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, अपने योगा को मेंटेन रखते हैं, अपने दिनचर्या को रेगुलर रूप से जी रहे हैं, तो रिलैप्स होने का चांसेस कम रहता है। लेकिन अगर इस पर डिपेंड करता है कि दवा कम करने से आपकी स्थिति और आप अपने बीमारी में कितना पहल करते हैं अपने तरफ से, दोनों को बैलेंस लेकर के देखा जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो आपने सवाल पूछा है आपका इसका सही जवाब मिला होगा। दर्शकों फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। भैया मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वाओ, दैट्स ग्रेट। अब आप जल्दी से आ जाओ, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है फीस के लिए। समझो मैं आ गया। 1 मिनट। कैसे भैया? डोर स्टेप बैंकिंग से। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दर्शकों हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि ये फोन इन कार्यक्रम है। हम आज बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। अगर कोई भी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधी समस्याएं आपको हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर विनीता मौजूद हैं, डॉक्टर राकेश मौजूद हैं। ये आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी समस्याएं हैं हम उनका आज समाधान कर पाए। तो चलिए आज चर्चा करते हैं, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैडम बता रही थी कि लोगों में कई तरह की गलत अवधारणाएं हैं इसको लेकर कि अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो उन्हें लाइफ टाइम के लिए दवाएं लेनी पड़ेंगी। तो इन सब अवधारणाओं से कैसे निकल सकते हैं, एक तो पहला मेरा ये सवाल है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि यूथ की अगर बात करें तो यूथ में किस तरीके से डिप्रेशन बढ़ रहा है और वो ज़्यादा कहीं ना कहीं मानसिक समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं, तो उसको पहचानेंगे कैसे? पहला तो एक सामाजिक स्टिग्मा, जो सोशल स्टिग्मा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बहुत दिन से चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा। लेकिन कुछ प्रोग्राम, जैसे हम ही लोग अभी टीवी पर आप लोगों का प्रोग्राम जो शो चल रहा है या रेडियो पर चलते रहता है, माउथ टू माउथ भी किसी को होता है, तो हम लोग ने इतना दिन में इस चीज़ को देख रहे हैं कि लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ा है। बिल्कुल।
और ये स्टिग्मा पहले भी था और अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये केवल इसी के साथ नहीं है, जनरल मेडिसिन के साथ भी है। किसी को भी ब्लड शुगर हो जाता है तो बोला आज नहीं दिखलाएंगे, हम बाबा के यहाँ चले जाते हैं, आयुर्वेद का दवा खा लेते हैं, होम्योपैथी का दवा खा लेते हैं जी। तो जिस समाज में हम लोग रहते हैं केवल मानसिक बीमारी को लेकर ही इस तरह की अवधारणाएं नहीं हैं, जनरल बीमारी को लेकर भी बहुत अवधारणाएं हैं। मछली खा लेंगे तो मेरा दिमाग ठीक हो जाएगा, बहुत बार सुनी होंगी। जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। इस तरह की अवधारणाएं आज से नहीं चल रही हैं, पहले भी चल रही थी और आगे भी चलती रहेंगी। और ये कोई फैक्टर नहीं होता है कि किसी एक समाज का, कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा जाते हैं, अनपढ़ लोग कम जाते हैं जी। सब में लगभग एक ही जैसा सोसाइटी है। अब रहा कि कुछ लोग अब इधर पिछले 8-10 सालों में एक ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं जी। कि आप लोग जो बाबा लोग हैं या फेथ हीलर हैं, उन लोग को भी अब ज्ञान हो गया है कि किसको इलाज करवाना है, किसको अपने पास रखना है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ लोग इस पर पहल भी किए जा करके, एज ए साइकेट्रिस्ट भी या साइकोसोशल वर्कर भी, कि उन लोगों को भी एजुकेट करना कि आप लोग इस तरह के लोगों को जो यहाँ बांध करके रखते हैं, आप ठीक है आप अपने पास बांध कर रखिए, क्योंकि उनका भी रोजी रोटी चलाना है और इस तरह से बाजार चलाते रहना है। तो उन लोगों को भी ये एजुकेट करना कि ये भाई बीमारी है, इसका इलाज आप भी करवाइए, और अपने तरफ से भी झाड़ फूक जो चल रहा है, लोगों के विश्वास को आप नहीं हटा सकती हैं। वो जो लोगों के बीच में विश्वास है ज्योतिष का, चाहे आपको मेरा शनि का ढैया चल रहा है। डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं अगर ये जो लोगों को विश्वास है, आप कह रहे हैं कि लोग जाते झाड़ फूक कराते, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ भी सकती हैं। नहीं, वही बढ़ रही हैं तो, लेकिन लोगों के फेथ को आप चेंज एक दिन में नहीं न ला सकती हैं। तो उस चीज़ को उसी को एजुकेट करके, जिसके पास वो लोग जा रहे हैं, कुछ लोग उसी को एजुकेट करते हैं, उन्हीं लोगों को भाई ऐसा है कि आप लोग फेथ हीलिंग भी कीजिए, साथ में लोगों को ये भी एजुकेट कीजिए, कुछ दिन दवा भी चला लो, दोनों का इफेक्ट पड़ेगा तो और अच्छा इफेक्ट आएगा। जी बिल्कुल। तो ये एक चल रहा है प्रोग्राम। हम लोग भी लोगों को, उस तरह के लोग फेथ हीलर लोग आते हैं तो हम लोग भी एजुकेट करते हैं उनको कि आप लोग दोनों पर विश्वास कीजिए। इससे सामने वाला के पास जो है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन लोगों को भी एक अच्छा लगेगा, आपके प्रति भी विश्वास बढ़ेगा और दवा के प्रति भी विश्वास बढ़ेगा। जी बिल्कुल। अगर यूथ की बात करें, आजकल जैसे आपने देखा है कि करियर को लेकर चाहे बात हो, पढ़ाई को लेकर बात हो, तो यूथ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो आजकल जो यूथ में कंपटीशन का जो दौर है, देखिए यूथ तो कंपटीशन तो शुरू से ही रहा, लेकिन यूथ में इन दिनों हम लोग जो सबसे बड़ा समस्या देख रहे हैं, एक तो कंपटीशन है, बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट कम है, ठीक है। दूसरा है कि इस फेज में अभी 8-9 महीना का आप ले लें, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया कोरोना काल में, ठीक है। तो ये एक तो एक्सेप्शन हो गया, इसको अगर छोड़ भी दीजिएगा तो यूथ में 2-3 चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा हैं। एक तो एडिक्शन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जी बिल्कुल, ठीक है। टीनेजर्स ग्रुप में 17-18 से लेकर के 9, 10th, 11th से बच्चों से लेकर के आप 23-24 साल, जो कि एकदम पीक पीरियड होता है किसी को अपना कैरियर बनाने का। डॉक्टर साहब मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगी, माफ़ कीजिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम वैभव मिश्र है, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि कोरोना के इस पूरे लॉकडाउन के दौरान हम लोग तो बंद रहे ही हैं, हमारे बच्चे भी लगभग पूरे समय बंद हैं घर के अंदर, तो उनमें बहुत चिड़चिड़ापन आ रहा है, थोड़ी जिद्दी हो रहे हैं, थोड़े मतलब बिगड़ने जैसा हम लोग जिनको बोलते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम उन्हें इंगेज रखें इस पूरे समय में? जी डॉक्टर विनीता, मैं चाहूँगी आप इस सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पिछले 8-9 महीने में, एक तो बिल्कुल ये सेशन बिल्कुल जो कि बच्चे नए क्लास में जाते हैं एक नए इंथुजियाज्म के साथ, तो वो चीज़ बच्चों को नहीं मिली। प्लस टोटल जो उनका टाइम टेबल है वो चेंज हो गया है, तो उसकी वजह से बच्चों को भी कोप अप करने में बहुत समय लग रहा है। फिर उनका जितना भी इंजॉयमेंट वाले फैक्टर्स थे वो सारे फैक्टर्स ख़त्म हो गए हैं, तो इससे बच्चों में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो बीइंग अ पेरेंट हम लोग को इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर बच्चे इरिटेटेड हो रहे हैं या वो आपसे टाइम की डिमांड करते हैं तो आपको उनको समय देना चाहिए और उनका इरिटेशन को समझना चाहिए। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है। दूसरा ज़रूरी है कि हम बच्चों के साथ कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज के समय में बच्चों को बिल्कुल भी कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, फैमिली में भी 1 से 2 बच्चे होते हैं,
फिर आपस में गैप होता है बच्चों में बहुत ज़्यादा, तो बच्चे आपस में उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स उनको समय दें और उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग है या जिस भी तरह की उनकी हॉबीज़ हैं। अभी बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, इवन डांस की, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं बच्चे, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसमें भी बच्चों के साथ आप भी बैठें। जी, पेरेंट्स का बैठना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो बच्चे इंजॉय करते हैं उस चीज़ को ज़्यादा, क्योंकि बगल में उनके कोई है जो शायद उनके फ्रेंड जैसा है, जो उनकी बातों को समझ रहा है, उनकी फीलिंग्स को समझ रहा है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा एक इमोशनल सपोर्ट दे सकेंगे। और इसके अलावा बच्चों में कुछ प्रोडक्टिव काम करने के लिए उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको घर में छोटे मोटे काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क करने के लिए आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ उनको ऐसे आइडियाज़ आप दे सकते हैं जिससे कि जिसमें उनका भी आइडियाज़ जब मिलते हैं तो फिर एक नई चीज़ निकल के आती है, क्योंकि बच्चों का दिमाग आप थोड़ा सा हिंट कीजिएगा, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो लेकिन उसमें आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, जो कि टीचर करती है स्कूल में, तो वो अगर होता है तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और फिर सब चीज़ें नॉर्मल रहती हैं बहुत हद तक। इसमें मुझे भी एक चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व की है कि अक्सर क्या होता है, घर में हमारे सबके अलग अलग कमरे हो चुके, तो खाने की अगर बात करें तो सब अपने अपने कमरों में अलग अलग बैठ के खाते। तो ये जो कोरोना काल था, इसमें भी लगभग वही सेम चलता रहा। तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठ के एटलीस्ट शाम का खाना या रात का डिनर साथ में बैठ के करें, तो कहीं ना कहीं बच्चों में एक होता है ना आपसी तालमेल बैठेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये करना चाहिए। प्लस शाम को संभव हो सके तो बच्चों को एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम अंतिम गौड़ है, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी जी जी, सवाल पूछिए। मेरी वाइफ को मतलब नींद तो आती है जी, पर वो क्या है ना, मतलब सो नहीं पाती बराबर और अटपट से बातें करती है मैडम। एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहराइए। क्या हुआ मैडम? एक बार फिर से अपना सवाल पूछिए। मेरी वाइफ को मैडम नींद तो आती है जी जी, तो क्या मतलब वो है ना अटपट बातें करती है। हमने इलाज भी कराया उसका, राजस्थान में इलाज कराया जी। हाँ जी मैडम, तो उसके लिए मतलब क्या करना चाहिए हमें? क्या बोल रहे हैं? आपकी वाइफ को नींद आती है लेकिन वो ठीक से बात नहीं करती घर में सबको, क्या यही सवाल है? मैडम बराबर बात नहीं करती जी, और काम कुछ नहीं करती मैडम। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इनका सवाल ये है कि वो प्रॉपर नींद वगैरह ले रही है लेकिन कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन है उनके भीतर और वो घर में बाकी लोगों से ठीक से बातचीत नहीं करती हैं। ठीक है, इन्होंने पूरा बतलाया भी कि एक इलाज भी करवाए थे, लेकिन अब बीमारी क्या है उनको हो सकता है कि अगर दिखलाए हैं, ये दवा खिला रहे हैं अभी कि नहीं खिला रहे हैं, जी। उस पर रहता है। जैसे कि कुछ बीमारियां हैं जिसकी दवा हो सकती है लाइफ लॉन्ग चले, जैसे सिजोफ्रेनिया है जी जी, तो उसमें होता है क्या कि उसमें व्यवहार में चेंज आता है, बेवजह किसी पर शक करना या उसको लगे कि सब उसके विषय में बात कर रहे हैं जी। तो इन बीमारियों का जो लक्षण होता है, अगर दवा कम करने से 2 या 3 महीने के बाद बीमारी फिर से रिलैप्स कर जाती है, इसका मतलब कि दवा लाइफ लॉन्ग चलना है। अब ये दवा रेगुलर चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, प्रॉपर डॉक्टर के कंसल्ट में है कि नहीं है, ये देखा जाएगा। और ज़रूरी है कि जैसे दवा शुरू हो जाती है और दवा जैसे ही काम करना शुरू करती है तो चेंजेस आने लगते हैं, तो उस समय जो उनके अटेंडेंट होते हैं या पेशेंट भी ये बोलते हैं, पेशेंट भी अब अलर्ट होने लगता है, उसको सब समझ में आने लगता है कि दवा मैं खा रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन वो फिर धीरे धीरे खुद भी दवा छोड़ देते हैं और गार्जियन भी जो उनके होते हैं, अटेंडेंट होते हैं, वो लोग भी सोचते हैं कि अब सब ठीक हो गया, दवा बंद कर दिया। ये बहुत ही रिस्की है क्योंकि दोबारा फिर वो दवा शुरू करना एक बड़ा मुश्किल है। ट्रीटमेंट आप प्रॉपर कीजिए और ध्यान रखिए हर चीज का कि कैसे आप टाइम टू टाइम दवा ले रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बतलाया कि ये केमिकल इम्बैलेंस से होता है, बिल्कुल ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जो अलग अलग चीज को कंट्रोल करते हैं जी। जैसे कुछ हम लोग के सोच को कंट्रोल करता है, कुछ हम लोग के थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अगर वो केमिकल नॉर्मल से इम्बैलेंस हो गया है और दवा से कंट्रोल हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो दवा चलेगी तभी तक वो कंट्रोल रहेगा। जैसे सिंपल ब्लड शुगर की बीमारी को ही ले लीजिए, जब तक आप दवा खा रही हैं ब्लड शुगर आपका कंट्रोल रहता है, छोड़ देती हैं ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो बहुत लोग छोड़ भी देते हैं, फिर बढ़ गया, फिर खा लिए, फिर छोड़ दिए।
तो उसी तरह से ये बीमारी भी है कि वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन में हम लोग के थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है, अगर वो दवा से ही कंट्रोल है तो दवा आपको चलेगी ही चलेगी। ठीक है, अब कम करना है या ज़्यादा करना है वो डिपेंड करता है कि आपका सिम्टम कैसा है। ये सारे पेशेंट के लिए नहीं है ना डॉक्टर साहब? नहीं, पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है। जी जी। इसके साथ एक चीज़ और भी है कि जैसे मेडिकेशन शुरू होता है तो एक लेवल पे आकर के पेशेंट जब सेटल डाउन होने लगता है उसके बाद काउंसलिंग का और साइकोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो रीज़न होता है वो दवा से ख़त्म नहीं होगा। जिस वजह से बीमारी प्रेसिपिटेट की है वो दवा से ख़त्म नहीं होता है। उससे तो आप केमिकल चेंजेस कर सकते हैं या जो उसमें बिहेवियरल इरिटेशन है इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और वो चीज़ें साइकोथेरेपी के द्वारा या जैसे आपने कहा कि डिप्रेशन हो रहा है तो उसमें जो निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो निगेटिव थॉट्स को कॉग्निटिव थेरेपी के द्वारा चेंज करने की कोशिश हम लोग करते हैं, जो कि एक मतलब कई सेटिंग्स में किया जाता है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर वो चीज़ें मेन रीज़न ही नहीं ख़त्म होगा तो दवा फिर आप लाइफ टाइम आपको चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप दवा को स्लो डाउन करेंगे वो चीज़ें तो जो एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हैं वो तो हैं ही, वो फिर से बीमारी वापस आ जाएगी। इसलिए मेडिकेशन और काउंसलिंग या साइकोथेरेपी का उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है, इसलिए दोनों चीज़ को इम्पोर्टेंस देना। और कभी कभी कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनको समझाने के बाद भी वो कहते हैं कि सिर्फ बातचीत से क्या होता है। अच्छा, तो बातचीत से होता है लेकिन समय तो लगता है ना, क्योंकि ऐसे पेशेंट हैं, आप ह्यूमन बिहेवियर को 2 दिन में 4 दिन में तुरंत से नहीं आप ठीक कर सकते, तो समय लगता है। तो किसी भी पेशेंट को मेरा सजेशन रहेगा कि आप दवा की जब तक आपको ज़रूरत है दवा कीजिए और अपने से डिसीज़न ना लीजिए, चाहे दवा की हो चाहे काउंसलिंग की हो। थोड़ा सा अपने जो भी आपका साइकोथेरेपिस्ट है, आपका जो डॉक्टर है, उस पर फेथ रखिए और उस हिसाब से चलें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जी 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 बिल्कुल। दर्शकों, हमने तमाम चर्चाएं की और आपके तमाम सवालों के जवाब दिए। डॉक्टर राकेश हमारे साथ मौजूद रहे जिन्होंने आपके तमाम सवालों के जवाब दिए। डॉक्टर विनीता त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद रहीं जो आपके कई सवालों के जवाब दिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारे जवाब दिए। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपसे संतुष्ट होंगे और उनकी जो कई समस्याएँ हैं उनका आज आपने समाधान किया है। तो दर्शकों, लगातार आप दूरदर्शन बिहार देखते रहिए। हम फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ आपकी तमाम समस्याओं को सुलझाने के लिए, और आप हमेशा अपना साथ दूरदर्शन बिहार के साथ बनाए रखिए। फिलहाल अर्पिता यानी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।